ये सारे नोट्स यकीन 2.0 के अल्फ़ा बैच के सुधांशु सर के लेक्चर नोट्स से बनाया गया है। इसके बाद आपको लेक्चर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन करने की ज़रूरत है और आपको इससे बहुत हेल्प होगी। प्लस सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो क्वेश्चन के टाइप बनते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर से। मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है कि एटम क्या होता है। तो वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये हम सबको पता है। एटम्स जैसे ऑक्सीजन, मतलब वो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारा एटम से मिलके जो हमारा मॉलिक्यूल बनता है, मतलब मोर देन वन एटम अगर मिलता है तो वो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एग्जांपल O2, H2, H2O हम लोग देख सकते हैं। एक वर्ड आता है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होता क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं एटोमिसिटी। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। होमो का मतलब ही होता है सेम काइंड, तो सेम यहाँ भी है, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम से अगर मिलके बना हुआ है तो उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसका नाम एलिमेंट देते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? तो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है तो उसको नाम देते हैं कंपाउंड। सिंपल सा है, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल से एटम्स कैसे हम लोग चेंज करेंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें अगर एटोमिसिटी से, मतलब जितना जो एटम्स है उससे अगर गुना करते हैं तो वो हमको एटम्स मिल जाता है, और यही एटम्स में अगर एटोमिसिटी से डिवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। सिंपल, ये बातें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन का, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 × 10⁻³ kg। इसी को आप ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, सेम चीज़ है। चार्ज इस पर कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन का बात करते हैं तो 1.67 × 10⁻27 kg जो होता है, इसका मास होता है। किसका? प्रोटॉन का मास होता है। इस पे सेम चार्ज होते हैं, बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्जेज होता है। अब न्यूट्रॉन का बात करते हैं। न्यूट्रॉन बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर है, बस सिंपल याद रखेंगे, जो प्रोटॉन का मास होता है वही न्यूट्रॉन का मास होता है। इस पे चार्ज कितना होता है? तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इस पे चार्ज 0 होगा। अब हम लोग किसी बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे एक लाइन है सिर्फ, ऑलवेज होल नंबर होगा, मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब का जो नंबर है ये ऑलवेज होल नंबर में होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब जो मास नंबर है ये किससे मिलके बना हुआ है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियॉन्स में क्या आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब जो न्यूक्लियस में पाया जाता है उसी को मिला के मास नंबर बनता है। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दीजिए, आपको मास नंबर मिल जाएगा। जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता था? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता था, ये ध्यान रखना है। अब एक वर्ड आता है केटायन और एनायन। केटायन में क्या होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं तो उसको केटायन कहते हैं, ठीक है। अब केटायन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? चूँकि ये लॉस कर दिया तो प्रोटॉन प्लस जो चार्ज है उसको माइनस कर देंगे, मतलब माइनस चार्ज उस पर हो जाता है, माइनस चार्ज कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब यही एनायन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनायन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है तो प्रोटॉन प्लस चार्ज कर देंगे, उस पर जितना चार्ज होगा वहाँ पे हम लोग चार्ज कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पे केटायन है, एनायन है, अगर ए पे कोई भी +2 चार्ज है, +2 चार्ज है, जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट पे +2 चार्ज है,
मतलब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन माइनस चार्ज जो कर देंगे। अब यहीं पे कोई भी ए पे -2 चार्ज है, तो मतलब ये गेन कर लिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन +2 कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन पे -1 का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब +1 कूलम नहीं होता है, +1 कूलम नहीं होता है, इस पे मतलब होता है कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पे चार्ज होता है। बस ये बातें थोड़ा सा ध्यान रखनी है बस। अब बात करते हैं आइसोटोप का। तो आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बस एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसका एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो उसको आइसोटोप कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट है उस पर अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसको आइसोटोप कहेंगे, सीधा सीधी याद रखना है। अब बात करते हैं इसी में एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो हम लोग कुछ सीधा पढ़ना है, एवरेज जो एटॉमिक मास होता है वो जो भी आइसोटोपिक मास होता है, मतलब उसका जो भी मास हुआ, ठीक है, समथिंग जो परसेंटेज दिया हुआ डिवाइड में करेंगे टोटल परसेंटेज जो कि 100 होता है। अब यहीं पे मोल से भी कर सकते हैं, मोल में भी अगर हमको निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे जो मोल हुआ उसका परसेंटेज हुआ, या फिर यूँ कहें कि मास, मोल इंटू मास बटा में टोटल मोल बटा में टोटल मोल। तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आइसोटोप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन आइसोटोप है कौन आइसोटोप नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ केटायन एनायन बताएं, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना नहीं हुआ, वो सब क्वेश्चन में आता है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आइसोबार का। आइसोबार क्या होता है, सिंपल सा है, मास नंबर अगर सेम हुआ तो उसको आइसोबार कहेंगे, एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो उसको आइसोटोप कहेंगे। आइसोबार में क्या होता है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस। आइसोटोन द सेम न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे, यहाँ n है, आइसोटोन है, यानी न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, बस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है वो सेम होना चाहिए, 2 कंपाउंड का सेम होना चाहिए, तो उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब आइसोस्टर जो है, इसमें एटम का भी नंबर सेम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का भी नंबर सेम होना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए और एटोमिसिटी भी उसका सेम होना चाहिए, बस। तो उसको आइसोस्टर्स कहते हैं। आइसोडायफर्स क्या होता है, द सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब कोई भी एलिमेंट का, मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन है 8। अब इसमें से अगर प्रोटॉन हम लोग माइनस करेंगे, प्रोटॉन भी होता है 8, तो 0, तो ये जो 0 आया ये सेम होना चाहिए। मान लीजिए किसी एलिमेंट का 10 है न्यूट्रॉन और उसका प्रोटॉन 9 है, इसका 1 आया, किसी और का जो है 11 है, -10 करेंगे तो इसका भी 1 आया, तो ये दोनों जो है आइसोडायफर्स हो गया। कोई भी एलिमेंट का एक दूसरे एलिमेंट का, लेट्स मान लेते हैं ए एलिमेंट का ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, माइनस करेंगे 1 आएगा। ये बी एलिमेंट का जो है ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 आएगा, तो यानी कि ये दोनों आपस में आइसोडायफर्स हो गया। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक जो मेन थ्योरी आता है, एक मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होता है। नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन भी था, तो ध्यान रखना है, आपसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, क्या होता है एक्चुअली में। तो ये डाल्टन साहब जो थे, उन्होंने क्या कहा कि स्मॉल इंडिविजुअल एटम्स होता है, जो एटम होता है स्मॉल इंडिविजुअल होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है आइडेंटिकल होता है, यानी सेम प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। दूसरा बात, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगा, आज सा बात है, 2 एलिमेंट हैं वो अलग अलग है तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगा। अब इन्होंने लॉ कौन कौन सा दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन
और कंजर्वेशन ऑफ मास इन्होंने लॉ दिया था। यही क्वेश्चन था नीट 2025 में, तो बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखना है। अब इनका जो थोड़ा सा डिमेरिट हो जाता है, मतलब कहते हैं कमियाँ निकालना, तो आखिर कमियाँ क्या है? हम लोगों को तो आदत है कमियाँ निकालना, तो कमियाँ क्या है? डिमेरिट्स क्या आता है? डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए इन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं बोला था। आइसोटोप्स, आइसोबार, एलोट्रॉप्स, ये सब वगैरह के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। बस सिंपल याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब एक बात आता है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिस्प्लास्टिन अटैक्सोल जो ड्रग्स होता है उसका किस चीज़ में यूज करते हैं? तो कैंसर थेरेपी में उसका यूज होता है। किस चीज़ में यूज होता है? कैंसर थेरेपी में उसका यूज होता है। अब AZT, एजिडोथाइमिडिन, इसका यूज हम लोग एड्स में करते हैं। ए है तो एड्स हो गया, सिस्प्लास्टिन यानी कैंसर हो गया, टैक्सोल थेरेपी कैंसर थेरेपी, ऐसे हम लोगों को याद रखना है, सिंपल एज इट, जैसा है वैसा याद रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ से अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो जो भी चीज़ सॉलिड है, मान लीजिए बर्फ़ है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी बन गया। तो लिक्विड में चेंज होता है तो टेम्परेचर बढ़ाएं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। और लिक्विड से गैसेज में जो चेंज होता है इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। सिंपल, वेपर में बन गया, मतलब पानी को उबाल दिए, वेपर में बन रहा है, गैसेज में बन रहा है, तो उसको टेम्परेचर बढ़ा के उबाल दिए, तो इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपर हो गया, वेपोराइजेशन कहते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं, इसके उल्टा चलते हैं, ठीक है। गैसेज से हमको लिक्विड में करना है, तो सबसे पहले तो टेम्परेचर डाउन करना होगा हमको, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होता है। जो गैसेज होता है वो लिक्विड में चेंज होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं, सिलेंडर। जो हम लोगों के घर में गैस सिलेंडर आता है वो गैस होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड करके उसको लिक्विड में बदल देते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बहुत कूल डाउन कर देते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब लिक्विड को चेंज करते हैं सॉलिड में, तो वो क्या होता है? इसको भी सेम प्रोसेस कहते हैं कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग। इसमें भी टेम्परेचर डाउन करते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, गैसेस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कैम्फर वगैरह हम लोग याद रख सकते हैं, सीधा सॉलिड से गैसेज में, तो इस सब प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बातें? तो ये ध्यान रखना है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोप्स, ये सभी बातें ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं मैटर, ये आपका एक पार्ट ख़त्म होता है। अब बात करते हैं मैटर। एक्चुअली में मैटर होता क्या है? तो अगर हम लोग मैटर का बात करते हैं तो इसमें 2-3 बातें होती हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस। प्योर का मतलब ही होता है कि शुद्ध, मतलब उसमें मिलावट नहीं है, बहुत तरह का एलिमेंट उसमें नहीं पाया जाता है, वो शुद्ध है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे देखिए, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से जो मिलके बना हुआ है उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट का अगर बात करते हैं तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एलिमेंट जो होता है सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है तो उसको एलिमेंट कहेंगे, जैसे हीलियम, नियॉन और O2, H2, ये सब वगैरह कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है? मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट या फिर एटम से मिलकर बना हुआ है, फिक्स्ड रेशियो में होता है। हर एक चीज़ का, हर एक कंपाउंड का जो एक फिक्स्ड रेशियो होता है उसी रेशियो में वो आपस में कंपाउंड बनाते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब यहीं पे तीसरा टाइप आता है मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है? मोर काइंड ऑफ प्योर ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं मिक्सचर। अब बात करते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? तो सेम, इसमें सेम कंपोजिशन होता है, सेपरेट इजली नहीं हो सकता है। जैसे नमक मिला दिए पानी में तो आपस में घुल मिल गया, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है नहीं है, तो इसी को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? तो इसमें डिफरेंट होता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, जैसे पानी में मिट्टी मिला दिए हैं, बालू मिला दिए हैं, कंकड़ पत्थर ये सब मिला दिए, तो ये सब हेट्रोजीनस मिक्सचर है। डिफरेंट एलिमेंट मिले हुए हैं, डिफरेंट कंपाउंड मिले हुए हैं, तो उसको कहते हैं मिक्सचर। अब ये बातें तो क्लियर हो गई होगी कि मैटर में प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में आता है एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर में आता है होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ओके,
ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक मास और मोलर मास के बारे में। जो हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स का एटॉमिक मास देखते हैं, मोलर मास देखते हैं, उस सब के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आइए बात करते हैं। मोलर मास बराबर क्या होता है? तो मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब जितना कोई भी एलिमेंट का जो मास नंबर है उसको प्रोटॉन के मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा मोलर मास मिल जाएगा। मास नंबर इंटू एम यू, वही मास ऑफ प्रोटॉन को एम यू कह देते हैं। ग्राम में अगर चेंज करते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मोलर मास है। मतलब एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में उसका जो प्रोटॉन का मास है, मतलब कितना प्रोटॉन हुआ उसका मास इंटू मास नंबर, तो हमारा मोलर मास मिल जाएगा। किसी भी प्रोटॉन का, किसी भी कंपाउंड का हमारा मोलर मास मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक एमयू को डिफाइन किया गया है। एक एमयू इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कार्बन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है C12 लेता है कि C14 लेता है, 1/12 लेता है या 1/24 लेता है। तो एक एमयू को ऐसे ही डिफाइन किया गया है। अब अगर इसका हम चेंज कर सकते हैं तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो आसानी से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर बात करते हैं 1 MU, यानी 1 MU क्या होता है? मास ऑफ, एक मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग 1 MU कहते हैं। मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हम लोग 1 MU कहते हैं। सिंपल याद रखेंगे। ठीक है, अब आता है इतना जो अभी तक पढ़ रहे थे, ये सारा NCERT में दिया हुआ है। ये हमारा एक अलग पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था। यहाँ से अब न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट, कहाँ से? मोल कॉन्सेप्ट से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और यहीं से बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, आइए देखते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एक मोल जो होता है, एक मोल बराबर क्या कहते हैं? एक मोल बराबर अवोगाड्रो नंबर है। एक अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू अगर याद रखते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23, इसको Na कहते हैं, अवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, ध्यान रखना है। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट मास नंबर के बराबर होता है। यानी किसी भी एलिमेंट का 1 मोल का अगर हम लोग मास देखते हैं तो उसके मास नंबर के बराबर होता है। मोल्स का कुछ फार्मूला है, सिंपल याद रखना है। मोल्स का कुछ फार्मूला है, क्या होता है? वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, यही आता है। नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड अगर हम कर देते हैं अवोगाड्रो नंबर के, तो वो हमारा मोल्स मिल जाता है। सिंपल, मोल्स बराबर गिवन वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिए तो हमको मोल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। H2O का क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल H2O का कितना मास होता है? तो 18 MU होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये मोलर मास हो गया 18 MU। इसका मतलब क्या हुआ? 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल तो 18 ग्राम हो जाता है, यही उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं, ध्यान रखना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये 2 फार्मूला आ गया, इससे रिलेटेड बहुत सारा जो आपको क्वेश्चन बन सकता है, मोल्स निकालने के लिए दे सकता है। मोल्स के बाद आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह निकालने को दे सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी फार्मूला से आपको सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एक जो साइकिल बना हुआ है, एक जो चेन बना हुआ कि कैसे निकालना है हमको। किसी भी एलिमेंट का मास दिया हुआ है, उसको अगर मोलर मास से डिवाइड करेंगे मोल्स निकल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। उसको अब अवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। अजीब सा बात है ना, मोल्स को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गया, उसको अगर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कितना एटम्स उसमें है, तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। सिंपल। तो नंबर ऑफ अगर एटम्स हमको निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले तो मोल्स निकालेंगे। अब उसमें कितना एटोमिसिटी है उसका, तो एटोमिसिटी निकालेंगे। ठीक है, एटोमिसिटी निकालेंगे,
मतलब कितना एटम्स होता है उसमें, फिर उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हमको मिल जाएगा। अब अगर उल्टा चलना है तो सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स किसी का दिया है तो सबसे पहले तो उसको एटोमिसिटी से डिवाइड करना है, ठीक है, तब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अवोगाड्रो नंबर को डिवाइड करना, मतलब अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, तब हमको मोल्स मिल जाएगा। अब मोल्स को मोलर मास से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गिवन मास मिल जाएगा, मतलब कितना मास होगा वो हमको मिल जाएगा। जैसे मोल्स को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको वेट मिल जाएगा, कितना वेट होता, सिंपल है, एज इट इज, बहुत आसान है ना। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक ही फार्मूला है, सिंपल एक फार्मूला याद रखिए और यही फार्मूला है, मतलब इसी से आप सारा फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिर्फ इसको याद रखिए, आपका सब काम हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो मोल निकालना है हमको, सबसे पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसको देखेंगे, एक मॉलिक्यूल में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है उसको देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएगा। मतलब सेम चीज़ें हैं, सेम यही चीज़ है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है वो आपको निकालना आना चाहिए, आपको आता ही होगा। एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, जैसे ऑक्सीजन में 8 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 8 होता है, प्रोटॉन भी 8 होता है, तो उस तरीके से हम लोग निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। अब देखिए सेम फॉर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स मस्ट हैव सेम मोल, कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स और एटम सेम है तो मोल भी सेम होगा ना, जैसे नंबर ऑफ एटम सेम है, 2 कंपाउंड है उसका नंबर ऑफ एटम सेम है तो मोल्स भी सेम होगा, बस सीधी सी बात है ये। अब बात करते हैं फॉर गैसेज ओनली, मतलब गैसेज के लिए क्या होता है, तो मोल का फार्मूला, एक और फार्मूला होता है गैसेज के लिए, क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा में 2.24 लीटर, या फिर इसी को कह सकते हैं PV/RT, यही हमको मोल दे देता है, सिंपल, मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर बराबर PV/RT, यही हमको मोल दे देता है। अब यहाँ R का जो वैल्यू है ये 3-4 वैल्यू होता है, याद रखना है क्या, R बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, अगर जूल में रहेगा तो 8.314, इसी को हम लोग 25/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं ATM लीटर में होता है तो 0.0821 हो जाता है, ATM बार में हुआ तो 0.083 हो जाता है, कैलोरी में हुआ तो 2 कैलोरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है। इफ़ ग्राम और यूज्ड एज प्रीफिक्स देन इट इज़ इक्वल टू मोल, मतलब 4 ग्राम एटम ऑफ हीलियम लिया गया, इसका मतलब है 4 मोल, इसका मतलब है 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। ये होता है ग्राम कॉन्सेप्ट, यही होता है आपका ग्राम कॉन्सेप्ट। ग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है, इफ़ ग्राम और ग्राम यूज्ड एज प्रीफिक्स देन इट इज़ यूज्ड इक्वल टू मोल, मोल के बराबर हो जाता है। जैसे 4 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, जिसका मतलब हो गया 4 मोल हो गया, 4 इंटू Na अवोगाड्रो नंबर एटम्स ऑफ हीलियम, ये हम लोगों को ग्राम कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये पूरा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देख लिए, अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक है। आगे क्या आता है, आगे अगर बात कर रहे हैं तो कुछ लॉ के बारे में हमको पढ़ना है, सिंपल लॉ है, इसको बस याद रख लेना है, आपको पता चल जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लेवेजियर ने दिया था, इसमें क्या होता है, मास जो होता है ऑलवेज कंजर्व होता है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनिट प्रोपोर्शन प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था, कहने का मतलब पानी कहीं का भी हो उसका प्रोपोर्शन जो होगा सेम होगा, उसमें जो एलिमेंट होगा H2O में होगा, चाहे वो अमेरिका का पानी हो, चाहे वो कहीं का नाली का पानी हो, या फिर आप साफ पानी जो पीते हैं, या फिर मिनरल वाटर हो, डिस्टिल वाटर हो, उस सब जो है H2O ही होगा, ठीक है। उसका जो फार्मूला होगा H2O ही होगा, सेम प्रोपोर्शन सेम मास में बना हुआ होता है, ठीक है, तो इसको याद रखें। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था, एटम्स कंबाइन होल नंबर रेशियो,
मतलब एटम्स जो कंबाइन करेगा वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा, सीधा जैसा है वैसा याद रखेंगे। इस सारे लॉ से क्वेश्चन बनता है जो आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा, एक बार बस उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको कहीं गलती नहीं होगा, तो कहीं भी गलती नहीं होगा, सिंपल याद रखें। गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का अगर बात करते हैं, ये सिर्फ गैसेज के लिए है, मतलब गैसेज जो कंबाइन करते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं वॉल्यूम के द्वारा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में एटम्स कंबाइन करता है होल नंबर रेशियो में, गेल-लुसैक लॉ में जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में वॉल्यूम के द्वारा कंबाइन होता है। अब बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ का। तो एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम रहेगा तो उसके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। अब एक आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रिएक्टर के द्वारा था। रेसिप्रोकल रिएक्टर सिंपल, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब प्रोडक्ट का रेशियो और रिएक्टेंट का रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये सिंपल ध्यान रखना है। अब परसेंटेज बाय वेट, मतलब वेट परसेंटेज अगर हमको निकालना है तो वेट ऑफ एटम ले लेंगे, जो भी वेट दिया हुआ वेट ऑफ एटम ले लेंगे, कोई भी एटम का मान लीजिए एक्स का, बटा में टोटल वेट लिखेंगे, टोटल वेट। और चूँकि परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा। बस यही सेम चीज़ें बोला हुआ है। अब बात करते हैं मिनिमम मोलर मास क्या होता है, ट्रिपल एम से डिनोट करते हैं। तो 100 बाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू एटोमिक मास इंटू एटोमिसिटी, मतलब सेम चीज़ें वैसे ही निकालना है, बस इसमें मास परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है तो हम लोग वैसे करके निकाल देंगे आराम से। अब अगर बात करते हैं इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर सिंपल होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, बस ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ होता है कि किससे मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, मतलब सिंपल रेशियो में होता है तो उसका जो रेशियो का नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को हमको निकालना कैसे है। सिंपल है, एटम्स के परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। कोई भी एटम्स का जो परसेंटेज मान लीजिए 50% दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है वो डिवाइड करना, मान लीजिए ऑक्सीजन का है, इसको डिवाइड करना है 16 से, तो इसका जो आएगा, इसका जो समथिंग जो वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग जो है, सबसे कम वैल्यू से दोबारा डिवाइड करना है सबको। मान लीजिए 3-4 एटम्स का दिया हुआ है, इस सबसे कम जो वैल्यू, जिसका जो सबसे कम वैल्यू जिसका आएगा उससे फिर सबके वैल्यू को डिवाइड करना, मतलब जो भी आएगा यहाँ पे उससे सबको डिवाइड करना, दोबारा डिवाइड करना, तो हमको जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो मिल जाएगा सीधा। बस ये 2 स्टेप याद रखना है, एटम्स के परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है सबसे, और जो सबसे कम वैल्यू आएगा उससे दोबारा डिवाइड करना है सबको। अब हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, PV बराबर nRT। अब इसी को तोड़ ममोड़ के हम लोग बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं, जैसे मोल निकाल सकते हैं तो PV/RT हो जाएगा। अब यही जो है वो nRT को W/, वॉल्यूम करके, मतलब मोलर मास करके, V यहाँ चला गया, M यहाँ चला गया, तो PM बराबर W/V/RT। अब ये W/V जो होता है डेंसिटी के बराबर होता है, मतलब वेट बाई वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी के बराबर होता है, तो PM बराबर डेंसिटी इंटू RT। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टेम्परेचर को हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर मास हो जाएगा। सिंपल एक फार्मूले से बस आपको PV/nRT याद रखना है, ये सारा फार्मूला डिराइव्ड हो जाएगा। अब जो है एक कंडीशन आता है डेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, लो टेम्परेचर पे हाई प्रेशर पे, इससे याद रख सकते हैं। डेंसिटी मैक्सिमम पूछ रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो प्रेशर मैक्सिमम होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के तो ये मिनिमम होना चाहिए, बस इससे आपको मिल जाएगा। एक कंसेप्ट आता है वेपर डेंसिटी क्या होता है, आसान है। कोई भी गैस है उसका डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं और उसको H2 के डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं,
वो हमको वेपर डेंसिटी मिल जाता है। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। क्यों यूनिटलेस है? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, कट गया इसका यूनिट, यूनिटलेस हो गया। अब वेपर डेंसिटी मोलर मास, मतलब मोलर मास ऑफ गैस बटा मोलर मास ऑफ H2 हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कट गया। तो मोलर मास ऑफ गैस बटा डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो वो हमको वेपर डेंसिटी मिल जाता है। अब अगर बात करते हैं कंबसन फार्मूला का, तो इससे जेई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन, अभी तक तो नीट में नहीं आया लेकिन जेई मेंस में क्वेश्चन आया, हो सकता है इस बार आ जाए। इसको बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, CxHy प्लस x प्लस y/4O2 ये फार्मूला है, कंबसन का फार्मूला है। क्या दिया हुआ रहेगा, इस सब का आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा। आपको x पूछ देगा या y पूछ देगा या कितना O2 मोल होगा या फिर x कितना होगा, ये सब कार्बन कितना एटम्स होगा, ये सब आप सबको पूछ सकता है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ये यहाँ पे कोफिशिएंट दिया हुआ रहेगा, इसके बराबर इतना है, इसके बराबर इतना है, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, बस आपको निकाल देना है। इस पर पैरेलल करके बस आपको निकाल देना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं गैसियस लॉ के बारे में, गैसियस लॉ के बारे में हम लोग बात करना है। तो गैसियस लॉ क्या होता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अवोगाड्रो लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं। PV बराबर nRT होगी। ठीक है, सबसे पहला टाइप आइसोथर्मल। आइसोथर्मल नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब चूंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, कितना मोल ले रहा है इससे पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये कांस्टेंट हो गया तो इसका फॉर्मूला बन गया P1V1 बराबर P2V2, ये कांस्टेंट हो, ये बॉयल्स लॉ हो गया। अब इसका जो ग्राफ पड़ता है PV, ठीक है PV, तो हम लोग जब भी देखेंगे वॉल्यूम से देख सकते हैं, T3 ज़्यादा होगा, उसके बाद T2, उसके बाद T1, बस सिंपल ये ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो यही फार्मूला बनता है P1/T1 बराबर P2/T2, ये सिंपल फार्मूला है। अब P जो लाइन है इससे हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। P से देखें, यहाँ भी हम लोग P से देख सकते हैं, P से देखें T3 बड़ा है, T2 उसके बाद T1, यहाँ V3 बड़ा है, P से दूर है, V3 बड़ा है, V2 बड़ा है, V1 बड़ा है, और सिंपल याद रखना है। अब बात करते हैं आइसोबारिक का। आइसोबारिक चार्ल्स लॉ होता है। ठीक है, आइसोबारिक गांव कैप भी याद रख सकते हैं, जैसे गांव कैप, कहने का मतलब ये चार्ल्स लॉ जो हो गया प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसमें गेल-लुसाक लॉ जो है वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसको आइसोकोरिक कहते हैं, इसको प्रेशर तो आइसोबारिक कहते हैं, सिंपल एकदम याद रखना है। आइसोबारिक में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो प्रेशर चूँकि कांस्टेंट होता है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, तो V1/T1 बराबर V2/T2, सिंपल याद रखना है। अब V/T का ग्राफ बनता है, P स्ट्रेट लाइन जाता है, होता क्या है, यहाँ भी V से देखो, P3 बड़ा हो गया, फिर P2, फिर P1, P3 P2 P1। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग अवोगाड्रोस लॉ का, क्या बात करते हैं, अवोगाड्रोस लॉ का। अवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला बनता है P1V1/T1 बराबर P2/V2, P2V2/T2, कंबाइंड गैस लॉ है, E याद रखेंगे, सारा याद हो जाएगा। वैसे भी PV बराबर nRT याद रखेंगे, ये सारा जो है टाइप ये सब क्लियर हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है स्टोकियोमेट्री, यूनिटरी मेथड, मतलब होता था ना कि 1 मोल से इतना बना, 2 मोल से कितना बनेगा, मान लीजिए इतना % से इतना बना, 10% से कितना बनेगा, तो यही होता है यूनिटरी मेथड। ये बैलेंस रिएक्शन में ही अप्लाइड होता है। कौन सा रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन में ही अप्लाइड होता है। इस पर आप 10-15 क्वेश्चन। प्योरिटी कॉन्सेप्ट का अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो आपसे पूछ देगा कि प्योर मास ऑफ कंपोनेंट निकालिए, तो गिवन मास ऑफ सैंपल इनटू परसेंटेज जो प्योरिटी का दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्योर मास निकल जाएगा कंपोनेंट का।
अब दूसरा क्वेश्चन बनता है परसेंटेज प्योरिटी कितना है। द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मतलब मास ऑफ प्योर जो कंपोनेंट है उसका मास लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा प्योरिटी का। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यील्ड कंसेप्ट। यील्ड कंसेप्ट का मतलब होता है कि कितना प्रोडक्ट बना, मतलब हमारा यील्ड कितना हुआ, इफ़िशियंसी कितना हुआ। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला आता है, एक्चुअल में जो यील्ड हुआ, मतलब जितना हमारा यील्ड हुआ उसको थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, वो हमारा परसेंटेज ऑफ इफ़िशियंसी और परसेंटेज यील्ड निकल के आ जाएगा। अब अगर बात करते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू जो होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू वो हमेशा बड़ा होता है एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है। अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। सबसे पहले बात करते हैं जिसका मोल बाई एन रेशियो, जिसका मोल बाई एन रेशियो सबसे कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है उसका मोल डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, जिसका सबसे कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बटा में एन इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट बटा में एन, ये फार्मूला हो गया। इससे आप प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनता है कितना नहीं बना ये सब हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, टर्म्स का, ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स का बात करते हैं जिसमें कि बहुत तरह का टर्म्स आता है। सबसे पहले टर्म्स आता है परसेंटेज टर्म, मतलब परसेंटेज निकालना हमको, तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर मास परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ ए या फिर जो भी कंपोनेंट का निकालना है उसका वेट लेंगे, उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा मास परसेंटेज और वेट बाई वेट परसेंट निकल के आ जाएगा। मास बाय वॉल्यूम तो सीधा नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर में मास लेंगे नीचे में टोटल वॉल्यूम लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, वो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो ऊपर में जिस सब्सटेंस का निकालना है उसका ऊपर में वॉल्यूम लेंगे, डिवाइडेड बाय भी टोटल कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। अब ये सारे कंसंट्रेशन टर्म पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है, तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम बाय वेट, तो नाम जैसे ही पता ये नाम दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, नाम से ही पता चलता है वॉल्यूम, जिस भी सब्सटेंस का निकालना है उसका वॉल्यूम लेंगे, बटा में टोटल वेट लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ओनली, टेम्परेचर जो होता है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जिस भी टर्म्स में वॉल्यूम आएगा मतलब वो टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही होगा कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम का आएगा वो सारा का सारा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सिंपल। फ्रैक्शन टर्म्स का अगर बात करते हैं तो इसमें भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से निकाल देना है। जैसे मास फ्रैक्शन हमको निकालना है तो वेट ऑफ जिसका निकालना है उसका लेंगे, बटा में टोटल वेट कर देंगे, मास फ्रैक्शन निकल जाएगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है, वॉल्यूम उसका लेंगे, बटा में टोटल वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल उसका लेंगे, बटा में टोटल मोल कर देंगे, वो हमारा निकल जाएगा। अब इसमें एक कंसेप्ट क्या आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाता है, मतलब x1/x2 बराबर n1/n2। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 आता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू 1 आता है। ये सारे टर्म्स क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेंगे, ये सारे ध्यान रखने हैं और सीधा आपको जाके क्वेश्चन लगाना है बस। अब बात करते हैं पार्ट टर्म्स कुछ होते हैं। ठीक है, पार्ट टर्म्स कुछ होते हैं। पार्ट टर्म्स में क्या आता है ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या आता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें अगर बात करते हैं हम लोग ppm का, तो एनीथिंग उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारा पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ जाएगा। जैसे वेट बाई टोटल वेट इंटू 10⁶
वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁶, ये हमारा सारा पार्ट्स पर मिलियन निकल के आ गया। अब पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं तो एनीथिंग कुछ भी हो उसको 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पार्ट्स पर बिलियन निकल के आ जाएगा। जैसे वेट बाई टोटल वेट इंटू 10⁹, तो ये हमारा वेट पार्ट्स पर बिलियन निकल के आ गया। वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁹, तो ये हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड निकल के आ गया पार्ट्स पर बिलियन। अब बात करते हैं यहाँ पे पीपीएम, तो कैसे रिलेट करता है, तो 10⁴ इंटू मास परसेंटेज। आराम से आप इसको निकाल भी सकते हैं, याद रखने का कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं। अब पार्ट्स पर बिलियन का अगर बात करते हैं 10⁷ इंटू मास परसेंटेज, तो वो उससे निकल के आ जाएगा। पार्ट्स पर बिलियन कैसे रिलेट करता है पार्ट्स पर मिलियन से, 10⁻³ मतलब 1000 इंटू पीपीएम कर देंगे तो पार्ट्स पर बिलियन निकल के आ जाएगा। अगला आता है मोलेलिटी। मोलेलिटी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसका मतलब होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे केजी में। मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे केजी में। इसका फॉर्मूला मेनली ये, इससे आपको क्वेश्चन बनेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे बटा में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे इंटू 1000 बटा में वेट सॉल्वेंट का ग्राम में लेंगे। बस सिंपल ये याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट करता है मोलेलिटी। x2/1 - x2 इंटू 1000/m1, यहीं पे इक्वल टू 1 - x1 बटा में x1 इंटू 1000/m1। मतलब ये टर्म्स जो है वो डिफ़र करेगा, ये टर्म्स डिफ़र करेगा, बस इसको ध्यान में रखना है। मोलेलिटी का फार्मूला आपको निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। दूसरा आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी होता क्या है, इसका सीधा फार्मूला है, आप सीधा फार्मूला याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे क्या होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है वेट, जिस भी सब्सटेंस का हमको निकालना है उसका वेट लेंगे इंटू 1000 करेंगे बटा में इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम कर देंगे। वॉल्यूम ml में रखेंगे, वॉल्यूम यहाँ ml में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलर मास बाई एफ। एफ वैलेंसी को कह सकते हैं या एन फैक्टर को कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास, मोलर मास बटा में एफ या एन फैक्टर भी कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो इससे हमको निकल के आ जाएगा। बस यहाँ ध्यान रखेंगे कि मोलरिटी में दूसरा टर्म्स होता है, यहाँ पे m1 हो जाता है, यहाँ इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके हम लोग मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का क्या फार्मूला आता है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखें मोलरिटी बराबर होता क्या है, एन सॉल्यूट बटा में भी लीटर में रखेंगे, मतलब वॉल्यूम लीटर में रखेंगे। इसका जो फार्मूला बनता है W2/m2 इंटू 1000/v ml में, ठीक है। आपको इस फार्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपको रखने आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी निकालने के लिए कहेगा वो निकल जाएगा आराम से। अब अगर बात करते हैं एन सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे हमको निकालना है, सबसे पहले तो यहाँ मोलरिटी देंगे इंटू वॉल्यूम बटा में 1000 कर देंगे, ये हमारा नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं मोलेलिटी का, मतलब मोलरिटी के टर्म्स में मोलेलिटी का फार्मूला क्या होता है। तो ये थोड़ा सा फार्मूला टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है, बस इसको समझ जाइए, आसान हो जाएगा। जैसे मोलेलिटी बराबर क्या होता है, 1000 इंटू मोलरिटी कर देंगे बटा में 1000 इंटू डेंसिटी कर देंगे माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बस यही ध्यान में रखना है। 1000 इंटू मोलरिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बस ये याद रखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोलरिटी का एक और फार्मूला आता है 10 इंटू मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी बटा में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा मोलरिटी निकल के आ जाएगा इस टर्म्स में। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। अब जो मोलरिटी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आता है। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। लेकिन मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आता है। तो मोलरिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है।
हाँ, पैराबोलिक बनता है। अब m1v1 बराबर m2v2, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा, मतलब इक्वल करना है आपको, 3 चीज़ें दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ें बस निकाल देना है, तो वहाँ से भी बन जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का अगर बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में मिनिमल डिसिमल प्लेसेस को ध्यान में रखेंगे। मतलब जिस भी ऑप्शन में, मतलब जो भी आंसर आया उस 2 चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 1.1 प्लस 2.13 करना है, तो इसमें मिनिमल डिसिमल प्लेसेस मतलब इसके टर्म्स में आंसर आएगा। इससे कहने का मतलब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो आता है कितना, 3.23 आएगा। ठीक है, तो 3 नहीं लिखेंगे, बस 3.2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या होता है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में रखते हैं हम लोग। जैसे अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 डिजिट में ही रख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट में रखना है, ना कि 3 डिजिट में, क्योंकि ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 2 सिग्निफिकेंट है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट में रखना है, मतलब ये मिनिमम सिग्निफिकेंट में रखना है। ये आपका मोल कंसेप्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। बस आपको सारे लेक्चर नोट्स के सारे कंसेप्ट इसमें कवर हैं, आपको बस इसको पढ़ना है, अच्छे से समझ जाना है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाने का ज़रूरत है। अगर आपको ये नोट्स, इसका PDF भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। 3, 2, 1, 0